नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं कुछ स्पेशल क्लासेस जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यह आपका एसएससी का जो एलडीसी आया है उसका पूरा नोटिफिकेशन है। तो आज हम आपके सामने इसके बारे में बात करेंगे और पूरा इन्फॉर्मेशन आपके पास देंगे कि इसमें आपको क्या क्या चाहिए, जैसे कि आपका एग्जाम कैसे होगा, इसके लिए क्या क्राइटेरिया है, कितना चार्ज लगेगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे जैसे कि सिलेबस होता है एसएससी का। तो चलिए आज हम बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो को लेकर के। तो जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एसएससी का लोगो है। ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एसएससी का लोगो है। जो छात्र पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे उनको मैं बता दूं, ये अभी आप जो ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं एसएससी का लोगो है, इसको देख लीजिए। इसको कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो पहली बार इंटर पास किए हैं और 18 साल कंप्लीट किए हैं या इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं उनको मैं पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को स्किप ना करेंगे, इसको पूरा पूरा देखेंगे। मैं इसके बारे में आपको प्रत्येक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लिए जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जानना भी जरूरी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जो एसएससी के एग्जाम कई साल से दे रहे हैं लेकिन उनके बारे में इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगा। और मैं बताऊंगा एलडीसी ने क्या बदलाव किया है आपके लिए, क्या नया इसमें जोड़ा है आपके लिए। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखने से पहले फॉर्म भर दिए होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलती किया है, क्या आपसे भूल हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये जो देख रहे हैं ऑफिशियली पेज है एसएससी का नोटिफिकेशन का, और आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आपके सामने। तो देखिए पहले से मैं हाईलाइट कर दिया हूँ यहाँ पे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो ये जो छात्र 10+2 पास किए हैं और जिनका एज 18 वर्ष है या 1/1/2021 के अनुसार 18 वर्ष हो जाएगा, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो एसएससी का सिलेबस इसमें हम चर्चा करेंगे, एग्जाम कैसे होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या चार्जेज है, कैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, इसमें क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आएगा, ये सारी डिटेल्स आज आपके सामने हम शेयर करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना इन्फॉर्मेशन बढ़ा सके। और कोई भी सुझाव देना चाहेंगे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा ये गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आता है, एसएससी लेकर के आता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, गवर्नमेंट एस्टिवाइज टू हैव a workforce which really reflect gender balance and women candidates are encouraged to apply। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो जो जेंडर गैप है उस जेंडर गैप को दूर करने के लिए इसमें वीमेन कैंडिडेट को इनकरेज किया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वो अधिक से अधिक फॉर्म को भर सके। और जो भी गर्ल्स इस नोटिफिकेशन को देख रहे हैं या फिर हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें आपको बहुत सारे छूट दिए गए हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेंगे, आप इस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट भर सकते हैं। तो अधिक से अधिक गर्ल्स जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इस फॉर्म को भरेंगे उनको कई सारे बेनिफिट इस वैकेंसी में दिया जाता है, क्योंकि जो जेंडर गैप है उसको इक्वल करने के लिए तो वुमेन को इनकरेज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है ताकि गवर्नमेंट जॉब में महिलाओं की संख्या कम है उस संख्या को भी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे क्या दिया गया है। अगर आप इस एसएससी के माध्यम से एग्जाम को क्रॉस कर जाते हैं तो आपको क्या क्या पोस्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट आपको यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क का मिलता है, जो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है, लोअर डिवीजन क्लर्क 1 नंबर पोस्ट हुआ। उसके बाद होगा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, 2 नंबर पोस्ट हो गया। उसके बाद है आपका पोस्टल असिस्टेंट, यानी ये जो डाकघर वाला है, पोस्टल असिस्टेंट डाकघर वाला। उसके बाद सॉर्टिंग असिस्टेंट, ये सॉर्टिंग असिस्टेंट है। और उसके बाद है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो आपको क्या क्या पोस्ट मिला देख लीजिए। एक तो आपको लोअर डिवीजन क्लर्क मिलेगा, दूसरा जूनियर सेक्रेटरी मिलेगा असिस्टेंट, उसके बाद आपका पोस्टल असिस्टेंट मिलेगा या सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो जो पोस्टल असिस्टेंट है ये पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और सॉर्टिंग असिस्टेंट भी उसी में जाते हैं। और डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करता है किसी भी ऑफिस में। तो इसके तहत जो आपको जॉब मिलेगा मिनिस्ट्री में भी मिलेगा, मिनिस्ट्री कोई डिपार्टमेंट में आपको मिल सकता है पोस्टिंग, और या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में भी आपको पोस्टिंग हो सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, आप एसएससी के सीएचएसएल पास करते हैं तो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके स्कोर के ऊपर निर्भर करेगा कि आपको कौन सा पोस्ट दिया जाए। तो इसमें आप प्रेफरेंस भी आपको डालना होता है। तो आप जब टायर 1 क्लियर कर लीजिएगा, टायर 2 का भराएगा तो वहां पे आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं पे स्केल की, यानी आप जॉब तो कीजिएगा लेकिन आपको वहां पे पैसे कितने बनेंगे, आपके लिए कितने सरकार देगी पैसे। तो पे स्केल के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको पे स्केल है लेवल 2। यहाँ पे आपको सैलरी बनता है 1990 से 63,200, यानी 19,900। फिर से मैं इसको बता दूं, रिपीट कर दूं, 19,900 से 63,200। ये आपका लेवल 2 का पे स्केल है। जो इस
एलडीसी के इस जो अभी मैंने आपको पोस्ट बताया उसमें सबसे कम का यही स्किल है, ठीक है, लेवल 2। और इसके बाद अगर आप जैसे ही जाते हैं पोस्टल असिस्टेंट में या सॉर्टिंग असिस्टेंट में, तो यहाँ पे आपको लेवल 4 का सैलरी मिलता है, जहाँ पे 25,500 से स्टार्ट होता है और 81,100 तक आपको पेमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका पेमेंट है। अगर आप जाते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो यहाँ पे आपका लेवल 4 मिलता है, जहाँ पे आपका पेमेंट है आपका 25,500 से 81,100, यानी आपका पोस्टल असिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर का दोनों का सेम ही है, और लोअर डिवीजन क्लर्क का है इन दोनों के मुकाबले उसका कम है। तो एक और बच गया आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए। तो ग्रेड ए के लिए जो आपका यहाँ पे पेमेंट है आपका लेवल 4 मिलता है आपको, और इसके तहत भी आपको 25,500 से 81,100 तक का पेमेंट आपका बनता है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए आपको पेमेंट बनता है, जहाँ पे आपका सबसे कम लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए और बाकी सब के लिए आपने देख लिया। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि कितनी वैकेंसी आपके लिए बोर्ड ने लेके आया है। तो यहाँ पे बोर्ड बहुत शातिर यहाँ पे है, वो आपको रिलीज नहीं कर रहा है कि कितना पोस्ट आपको दिया गया है, लेकिन बता रहा है यहाँ पे कि वो आने वाले समय में अपने वेबसाइट पे अपडेट करेगा। तो यहाँ पे आपको लिख दिया है अपडेटेड वैकेंसी पोजीशन विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट। यहाँ पे उसने लिख दिया है कि कितनी वैकेंसी वो दे रहा है, और ये ऐसा लिखने का वजह यह है क्योंकि उसके पास डेटा उपलब्ध नहीं है पूरा तरह से, या फिर कम अगर मान लीजिए कि 800 दे दिया आपको और उसको 200 और की जरूरत है, तो उसमें इंक्लूड करने के लिए उसको बहुत सारी अमेंडमेंट पास करना होगा, इसलिए उसने ऐसा किया है डेटा, या फिर अपने सुविधा के अनुसार एसएससी ने ऐसा किया है। लेकिन ये क्लियर करना चाहिए था कि अप्रोक्स इतना वैकेंसी हम इस बार ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये हिडन है, ये क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं रिजर्वेशन की, आखिर छूट किसको मिलेगा। तो देख लीजिए, छूट आपको मिलेगा एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा, और जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनको मिलेगा। साथ में अगर ईडब्ल्यूएस है यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं तो उनको छूट मिलेगा। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी यानी जो डिसेबल है पर्सन, जो डिसेबल पर्सन है उनको भी छूट मिलेगा, या फिर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स में है, ठीक है, यानी वो अलग से है तो उनको भी छूट मिलेगा, ठीक है। मतलब ये आपको जो छूट दिया जाएगा गवर्नमेंट का जो रूल है पॉलिसी है उसके अनुसार आपको छूट दिया जाएगा। आप एससी है, एसटी है, बैकवर्ड क्लास है या इकोनॉमिक वीकर है, तो आपको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जो कैटेगरीज वाइज छूट है उसका लाभ आपको मिलेगा रिजर्वेशन में, ठीक है। तो ये रहा रिजर्वेशन की बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है आपका देख लीजिए। आपको यहाँ पे अगर पर्सनल कोई पीडब्ल्यूडी है यानी परमिशनबली डिसेबिलिटी है, उनका परमिसिबली डिसेबिलिटी है अगर किसी कैंडिडेट का, तो उसके लिए भी छूट की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है एज पर रूल। तो ये रूल दिया गया है कि अगर कोई पीडब्ल्यूडी है तो उसके लिए क्या क्या छूट है, तो उसके अलग अलग पोस्ट वाइज छूट है। अगर इसको आप अधिक जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति दिव्यांग है अगर अधिक जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ेंगे, उनको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए उसी को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो सिर्फ उसी के बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, या अगर आप अधिक जानना चाहते हैं तो खुद से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, बहुत से ऐसे छात्र होते हैं या बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पढ़ाई तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन VH का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता होता है, HH का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता होता है, OH का मतलब क्या होता है उनको नहीं पता होता है। तो इसका डिटेल्स इधर बताया गया है, जो आप देख लेंगे ताकि आपको ज्ञान को भी बढ़ाया है यहाँ पे। तो ये अगर VH किसको लगता है तो विजुअली यानी जो आँख से उनको ब्लाइंडनेस होता है, मतलब वो कुछ देख पाते हैं और कुछ नहीं भी देख पाते हैं, मतलब विजुअलाइजेशन उनका क्लियर नहीं होता है, ब्लाइंडनेस की शिकायत होती है, ठीक है। तो वो आता है आपका VH के अंदर में। उसी तरह से HH किसके अंदर आता है, जो हियरिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी हियरिंग का जिनको प्रॉब्लम है वो HH के अंदर आते हैं। उसी तरह से OH है और यहाँ पे अदर है। आप इसको पढ़ लेंगे और जान लेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं इससे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आपके लिए जरूरी है जानना। तो देखिए, अगर वो कैंडिडेट इंडिया का है तो भर ही सकता है, वो कैंडिडेट अगर नेपाल का है तो वो भी भर सकता है, अगर भूटान का है तो वो भी भर सकता है। यानी इसमें उन लोग को भी चांस दिया गया है जो नेपाल से है, भूटान से है, और वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, एसएससी के इस वाले फॉर्म को। और ये इसका जो व्यवस्था किया गया एज पर रूल 1962 के अनुसार, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्या है आपके लिए जरूरी उसको देख लेते हैं अगले पेज में। तो मैं एज के बारे में बता दूं, एज आपका क्या होना चाहिए, आपका एज होना चाहिए 18 साल मिनिमम और 27 साल अधिकतम। लेकिन अगर आप एज संबंधित छूट लेना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन को अवश्य पूरी तरह से पढ़ेंगे। और मैं बताना चाहूँगा, आपका एज जो काउंट किया जाएगा
वो 1/1/2021 के अनुसार गिना जाएगा, अर्थात 1/1/2021 का आपका उम्र 18 वर्ष पूर्ण जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 27 से ज़्यादा है तो आप ईज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन देख लेंगे या फिर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं पार्टिकुलरली जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। और मैं बताना चाहूँगा आपका जो जन्म तिथि है 1994, 2/1/1994 से लेकर के 1/1/2003 के बीच होना चाहिए। अगर आप 1/1/2003 के बाद जन्म लिए हैं तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक यहाँ पे क्लियर नोटिफिकेशन में आपको एसएससी ने कह दिया है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और मैं फिर से बता दूं, जो छात्र 1994 से पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो उनको छूट एज में जो रिलैक्सेशन है उसका फायदा लेना होगा। और वही नीचे आपको बताया गया है कि किसको कितना छूट दिया गया है। तो SC ST को जो छूट दिया गया है 5 साल के लिए दिया गया है। अगर OBC है कोई तो उसको 3 साल के लिए दिया गया है। उसी तरह से PWD अनरिजर्व है तो उनको 10 साल के लिए दिया गया है। और इसी तरह से OBC के लिए PWD है तो उनको 13 साल दिया गया है। और इसी तरह से बढ़ते गया है और 15 साल तक की है व्यवस्था PWD SC ST के लिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन है तो उसका एज पर रूल 3 ईयर यहाँ पे दिया गया है। अगर आप और अधिक देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को गहराई से पढ़ेंगे और अलग अलग के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग एलिजिबिलिटी के लिए छूट अलग अलग दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या जरूरी है और देखना, ठीक है। तो आगे हम नोटिफिकेशन में चलते हैं, आपको बताते हैं लेकर के कि आपको एग्जाम, आपको और क्या जानना चाहिए आपको, ठीक है। आपके लिए और क्या जानना चाहिए, अगर आप छूट संबंधी जानना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरी गहराई से पढ़ सकते हैं इसको। अब जरूरी है आपको कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं। अगर आप LDC के लिए जाना चाहते हैं, JSA के लिए जाना चाहते हैं, PA और SA के लिए जाना चाहते हैं या DEO के लिए जाना चाहते हैं, आप इसमें से किसी सब पोस्ट के लिए जाना चाहते हैं, यानी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कम से कम 12th पास किए हो किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, ठीक है। चाहे राज्य का हो या सेंटर का हो, आपने पास किया हो तो यहाँ पे यही क्राइटेरिया है। अगर आप नीचे नीचे जो दिया गया है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप ऑफिस कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल के लिए जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 12th पास किए हैं, बट यहाँ पे आपका स्ट्रीम होना चाहिए वो साइंस, और साइंस स्ट्रीम में भी आपका मैथ सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो छात्र 12th पास किए हैं, चाहे वो साइंस से हो या फिर आर्ट से हो या फिर कॉमर्स से हो, 9.1 में जो दिया गया उसके अनुसार आप उसके लिए एप्लीकेबल भर सकते हैं। और 9.2 में आपको क्या बताया है कि आपने 12th पास किया है लेकिन आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास किया है और उसमें भी मेन आपका एक सब्जेक्ट उसमें मैथ के रूप में आपने पढ़ा है और उस मैथ सब्जेक्ट में आपने पास किया है, पासिंग मार्क्स आपका उसमें है, ठीक है। तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है, तब आप इसको आप भर सकते हैं। इस बात को आप नोट कर लेंगे, ध्यान से इस बात को समझ लेंगे कि आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्योंकि मैंने तो ऊपर आपको पे स्केल के लिए बारे में बताया है। तो बहुत सारे छात्र सोच रहे होंगे मैं तो कॉमर्स से हूँ, चलो मैं ये ले लूंगा। लेकिन भाई अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर में जाना चाहते हैं और वो भी यहाँ पे ऑडिट जनरल के लिए, C&AG के लिए, तो यहाँ पे आपको मैथ सब्जेक्ट के रूप में होना आवश्यक है। इस बात को आप याद रखेंगे। और जो आपने पढ़ाई किया है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, ठीक है। तो ये था यहाँ पे कुछ जरूरी का बात जो मैंने अभी आपके सामने क्लियर किया। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी इंटर पास किए अभी छात्र, उनको ये तो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जानेंगे तभी तो इसके बारे में वो चेष्टा करेंगे और सही जानकारी रहेगा तभी तो वो 100% पर वो अपना प्रयास लगा पाएंगे, तो 100% वो एग्जाम को निकाल पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना ज्ञान को बढ़ा सके। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें लिख सकते हैं। चलिए हम नीचे देखते हैं क्या है हमको जानना। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे बता दिया इट इज रिटायर्ड that the result of required educational qualification must have been declared by the board। यहाँ पे आपको क्लियर कह दिया है कि जो छात्र इस फॉर्म को भरेंगे, जो 12th में है और अभी अपियर किए हैं यानी एग्जाम अभी दे दिए हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे बोर्ड ने क्लियर कर दिया, SSC ने क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम डिक्लेयर्ड हो चुका हो, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया क्वालिफिकेशन मस्ट बी हैव डिक्लेयर्ड, यानी आप जो भी बोर्ड में है, जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, वो आपको डिक्लेयर कर दिया है कि आप 12th पास हो चुके हैं, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है देखिए, यूनिवर्सिटी बाय द स्पेसिफाइड डेट mere processing of the result by the board university by the circular cut off date does not be fulfill the EQ requirement।
अगर आपका यूनिवर्सिटी ने डेट दिया है कि आप इस तारीख को पास हो जाएंगे, 2021 में पास हो जाएंगे 3 तारीख को या 5 तारीख को, तो उस तरह से आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे एसएससी ने क्लियर कह दिया है कि आप बोर्ड से क्लियर हो, यानी बोर्ड आपको पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि आप पास आउट है 12। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपको जानना, तो आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बता दूं। हाउ टू अप्लाई में अब अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एसएससी का होम साइट पे जाइएगा, जिसका लिंक है ssc.nic.in। ये इसका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाइएगा, वहां से आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड कर दिया है तो सिर्फ आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के अप्लाई करेंगे। अगर आप नया रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्टर्ड करना होगा, सारा उसमें दिया है क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना होगा, उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कैसे भरना है फॉर्म को। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक नया वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब मैं नीचे बता दूं कुछ यहाँ पे जरूरी जानकारी है जो इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इससे पहले जो एसएससी करती थी, क्या आपको बोलती थी कि रिसेंट फोटो डालिए और फोटो आप डाल देते थे, लेकिन इसमें क्या किया है इस बार क्या बदलाव किया है कि फोटो में कुछ चेंजिंग ला दिया है। अब चेंजिंग क्या ला दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months। ये तो बात सही है भाई, हमेशा ये कह रहा है कि 3 months से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। डेट ऑफ पब्लिशिंग ऑन द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी जब से एग्जामिनेशन का डेट आया है उससे ये 3 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा बता रहा है। और एक नया चीज क्या लिया, यहाँ पे देख लीजिए, द डेट ऑन व्हिच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियर प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। अब देख लीजिए, यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है और यही नया बदलाव किया गया है एसएससी की तरफ से। और अभी तक जो छात्र इस नोटिफिकेशन को देखे बिना फॉर्म को डाल दिए हैं और फोटो उसमें अपना चढ़ा दिए हैं, तो इस बात को जान ले कि उन्होंने गलती कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कह दिया है कि जो आप फोटो अपडेट करेंगे उसमें, उस फोटो पे वो डेट मेंशन हो जिस डेट में वो फोटो आपने शूट करवाया, यानी उस फोटो को आपने जब बनवाया। और एसएससी कहती है कि वो 3 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए एज पर नोटिफिकेशन, जब से उसने नोटिफिकेशन दिया है। और वो डेट आपको फोटो पे लिखा होना चाहिए कि आपने फोटो कब प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए, जो एसएससी ने एक नया ये चीज जोड़ा है। ठीक है, और आगे क्या कहता है देख लीजिए, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। देख लीजिए, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने चढ़ा दिया है तो वो अब एसएससी के हाथ में छोड़ दिए, वो क्या करता है, अगर वो एडिट करने का मौका देता है तो एडिट कीजिए, फिर से चढ़ाइए, और नहीं तो आपका गया। ठीक है, वो यहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि अगर फोटोग्राफ पे आपका नहीं है मेंशन डेट तो वो रिजेक्टेड समझा जाएगा। देख लीजिए, क्लियर कर दिया, एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। क्लियर यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया है आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं फोटो कैसा होना चाहिए भाई, फोटो का डायमेंशन कैसा होना चाहिए। कलर फोटो होना चाहिए तो आप जानते हैं, लेकिन इसका डायमेंशन होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। देख लीजिए, यानी चौड़ाई इतना और ऊंचाई इतना होना चाहिए आपके फोटोग्राफ का, और उसकी साइज होनी चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच। आप इसको नोट कर लेंगे, ये एक बदलाव है एसएससी की तरफ से, एक नया चीज जोड़ा गया है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बता देते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट है आपको 15/12/2020 को। ठीक है, टाइमिंग इधर दिया गया, टाइमिंग को देख लेंगे। लेकिन मैं सभी छात्रों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, आप समय रहते हैं फॉर्म को भर लेंगे और सारी त्रुटियों को आप देख लेंगे तभी सबमिट करेंगे। ठीक है, और मैं बता दूं, जब आप फॉर्म भरने जाते हैं साइबर कैफे में तो ध्यान रखेंगे कि आपका ही फोटो है ना, आपका ही सिग्नेचर है ना, इस चीज को देखेंगे। और सबसे बड़ी बात देखने को है आपको, तो आप वहां पे मेल और फीमेल चेक कर लीजिएगा, नाम का स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा कि ये आपका सही सही है या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे ने बोर्ड ने आपको एडवाइस दिया है, यहाँ पे एडवाइस दिया है, क्या दिया है कि आप समय रहते ही फॉर्म को भर लेंगे, आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे कि आखिरी डेट बचा हुआ है और वो अब कल क्लोजिंग होगा, ऐसा नहीं, आप समय रहते फॉर्म को भर लेंगे, यही बोर्ड ने आपको एडवाइस दिया है। तो उसके एडवाइस को ध्यान रखिए और अपने फ्यूचर को भी आप ध्यान रखिए और अंतिम डेट का इंतजार नहीं करिए, समय रहते फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या जानना, देखिए आपको एसएससी फीस लेता है 100 रुपये,
बहुत ही अच्छा स्टूडेंट के अनुसार ये 100 रुपये बहुत अच्छा लेता है और बहुत अच्छा लेकर के फॉर्म भी ऑर्गेनाइज करता है, एग्जाम भी ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, आप इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, 100 रुपया चार्ज लगेगा। अगर आप SC/ST का कैंडिडेट है, अगर आप PWD है, अगर आप ESM है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे चार्जेस फ्री है, पेमेंट आपका फ्री है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और आपसे मैं गुजारिश करूंगा जो भी SC/ST का छात्र है और SC/ST के वैसे छात्र जो गर्ल्स है, जो वीमेन है, जो अभी इंटर पास किए हैं, वो अधिक से अधिक संख्या में इस फॉर्म को डालें और पढ़ाई करें और एक बार कोशिश करें इस जॉब को प्राप्त करने का। ठीक है, तो चलिए मैं बता दूं आप पेमेंट कैसे करेंगे। देख लीजिए, बहुत ही आसान पेमेंट बना दिया, भीम UPI से कर सकते हैं आप पेमेंट, UPI के माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं आप। नेट पे बैंकिंग आपको दिया गया है यहाँ पे सर्विस, वीजा से आप पेमेंट कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, मेस्ट्रो से कर सकते हैं, रुपे क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो SBI के ब्रांच से जा करके डायरेक्ट कैश चालान में भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम भी दिया गया है पेमेंट करने के लिए और ऑफलाइन माध्यम दिया गया है। ठीक है, तो ऑफलाइन माध्यम में दिया गया है तो SBI का आप चालान सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और बताना चाहूँगा कि इसका पेमेंट का जो आखिरी डेट है 17/12/2020 है। ठीक है, तो आप फिर से मैं गुजारिश करूंगा आखिरी डेट का इंतजार नहीं करेंगे, समय रहते ही फॉर्म को भर लेंगे और पेमेंट करके एक उसका प्रिंट कॉपी ले लेंगे और आप भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आपको क्या जानना है, इसके नोटिफिकेशन जो आपको काम आ सकता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो बिहार के छात्र हैं, जो बिहार से फॉर्म भरते हैं या उत्तर प्रदेश से, उनको सेंट्रल रीजन में रखा गया, यानी CR में रखा गया है। ठीक है, सेंट्रल रीजन में बहुत सारे छात्र को अभी तो पता ही नहीं होगा कि रीजन कितने हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस बात को आप जान लीजिए, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्र हैं वो सेंट्रल रीजन में आते हैं और वो जो फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है, जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, वो यही सेंटर को चूज कर सकते हैं। तो सेंटर क्या क्या होगा देख लीजिए, भागलपुर है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया है, आगरा है, बरेली है, उसके बाद आपको गोरखपुर है, उसके बाद आपका झांसी है, कानपुर है, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। तो ये आपको सेंट्रल रीजन में आता है, जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप यहाँ चुन सकते हैं। जो स्पेशली बिहार से भर रहा है उसको मैं बता दूं, वो या तो पटना जा सकता है, या तो मुजफ्फरपुर जा सकता है, या तो भागलपुर जा सकता है, या तो दरभंगा जा सकता है, या फिर पूर्णिया जा सकता है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार से आप अपने फॉर्म को भरेंगे और उसका एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे। और इसी के अनुसार जो अलग दूसरे राज्य के व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इसके बारे में जान रहे हैं, तो मैं बता दूं नीचे उनके लिए भी बताया गया है। यहाँ पे ईस्ट रीजन के लिए भी बताया गया है, जिसके अंदर जो आता है यहाँ पे आपको बताया गया, मैं एक बार बता दूं। और उसके बाद कर्नाटका KKR के लिए भी बताया गया है, अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग बनाया गया है क्राइटेरिया। इसके बाद यहाँ पे MPR है, ये सब देख लीजिए, पढ़ लीजिए अपने ज़रूरत के अनुसार और इसके बारे में जानिए और फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो सेंटर पता होना चाहिए कि कहाँ है, उसके अनुसार डालिए। ठीक है, तो ये था आपके अनुसार कुछ ज़रूरी का चीज़ जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और आगे देखिए आपको क्या जानना है, देख लीजिए यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, तो एग्जाम तो आपको 3 लेयर में होगा। फर्स्ट लेयर में आपका टायर 1 होगा एग्जाम, जहाँ पे यहाँ पे आपको पेपर जो देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका ये, यानी कंप्यूटर के माध्यम से आपको एग्जाम देना होगा। इसके बाद टायर 2 होगा, टायर 2 में आपको आपकी स्किल टेस्ट लिया जाएगा और इसके बाद आता है टाइपिंग टायर 3 में। ठीक है, तो बहुत सारे पोस्ट के लिए टायर 1 ही काफ़ी है और उसके बाद आपको 2 में बैठना है। और 2 बहुत सारे पोस्ट के लिए 2 तक ही सीमित है और बहुत सारे पोस्ट के लिए आपको टायर 3 में भी बैठना पड़ेगा, जहाँ पे आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग चीज़ है, आप इस बात को जान लीजिए। ठीक है, यानी टायर 1 कंप्लीट किए, डिस्क्रिप्टिव में बैठे सेकेंड पेपर में, उसके बाद स्किल टेस्ट दिए, टाइपिंग टेस्ट है आपका टायर 3। तो ये रहा आपका एग्जाम की प्रक्रिया। अब मैं बताऊंगा टायर 1 में आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन की। तो सबसे पहले आप टायर 1 क्लियर करिएगा तभी ना टायर 2 में जाइएगा। तो टायर 1 क्लियर करने के लिए आपको क्या जानना होगा, एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश बेसिक लैंग्वेज से पूछा जाएगा 25 प्रश्न, जो 50 अंक के होगा, यानी एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिया जाएगा। ठीक है, घबराइए नहीं, इसमें निगेटिव भी है जो मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस। देखे यहाँ पे 2 नंबर में है आपका, जहाँ पे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथ है, यहाँ पे आपको 25 पूछे जाएंगे 50 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, जिसको आप लोग GK GS कहते हैं, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 नंबर के।
ठीक है। तो अगर नंबर की बात कर लिया जाए टोटल, तो यहाँ से 50-50-50 आप कर दीजिए, और अगर टोटल क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ तक 25-25 देख लीजिए, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के लिए, और आपको टाइम जो दिया जाएगा यहाँ पे मात्र 60 मिनट दिया जाएगा, यानी 1 घंटा। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। और जो पीएचडी है, यानी जो जो हैंडीकैप है, उनके लिए 80 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो चैलेंज्ड कैंडिडेट है, जो उनके लिए जो रूल बनाया गया 8.1 और 8.2 के अनुसार। ठीक है, यानी अगर किसी तरह से वो दिव्यांग है, तो उनके लिए अलग से 20 मिनट की व्यवस्था की गई है एज पर रूल। तो आप इसको नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, देख लेंगे। अधिक जानना है तो आप हमसे भी फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपका टायर 1 में जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा, वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, फुल्ली ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस का होगा। ठीक है, ये 2 भाषा में उपलब्ध होगा, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, और ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4 तक होगा। ठीक है, और आगे मैं बता दूं, इसके लिए निगेटिव मार्किंग क्या है, अगर आप एक गलत प्रश्न बनाते हैं तो आपको 0.50 मार्क्स कट जाते हैं एक गलत उत्तर के लिए। आप इस बात को याद रखेंगे, ये एसएससी है। ठीक है, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग लगते हैं। अगर आपने एक गलती कर दिया तो आपके 0.50 नंबर कट जाएंगे, अर्थात आपने 2 प्रश्न बनाए और एक ने आपने गलती कर दिया, तो एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, और दूसरा प्रश्न जो आपने गलती कर लिया उस एक में से आपका कट जाएगा और आपको बच जाएगा 0.50 मार्क्स। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कि एसएससी नेगेटिव पे आपको छोड़ेगा नहीं, 0.50 मार्क्स काट लेगा आपका। और बताना चाहूँगा, एग्जाम होने के बाद एज पर रूल इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी व्यवस्था है, यानी आपका मार्क्स जो बेस होगा नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद ही पब्लिक होगा आउट। ठीक है, तो ये बोर्ड की व्यवस्था है एज पर रूल, कि आपका जो स्कोर है उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लिया जाए इसकी फुल्ली सिलेबस की, तो सिलेबस में देख लीजिए, ये यहाँ पे फुल्ली सिलेबस में बता रहा हूँ। यहाँ पे इंग्लिश पूछेगा लैंग्वेज में, इतना कुछ आपको पढ़ के जाना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को, या फिर आप चाहे तो ये प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी में आपको इतना सारा चीज पूछा जाएगा, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। अगर मैथ पर है तो मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारे आपसे पूछे जाएंगे, यानी ये सारे चीज आपको पढ़ना होगा। उसके बाद हम बात कर ले हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में इतना टॉपिक दिया गया है जिससे आपको प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। ठीक है, यहाँ तक आपका ये रहा पूरी जानकारी इसकी। ठीक है, पीटी की यानी पेपर 1 की। ठीक है, उसके बाद आता है आपका टायर 2, तो टायर 2, टायर 3 और टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप पीटी के लिए तैयार हो जाइए, आप टायर 1 के लिए तैयार हो जाइए, टायर 1 अच्छे से निकाल लीजिए, और मैं टायर 2 और टायर 3 के लिए भी बताऊंगा आपको। और मैं बताना चाहूंगा एक बार मैथ के लिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन से बनते हैं, अलजेब्रा से बनेंगे, जियोमेट्री से बनेंगे, मेंसुरेशन से बनेंगे, ट्रिगोनोमेट्री से बनेंगे, और स्टैटिकल चार्ट से बनेंगे। ठीक है, तो ये रहा मैथ का कुछ टॉपिक जो आपको पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, तभी तो आप अच्छा स्कोर करेंगे ना। और उसी तरह से जनरल अवेयरनेस है, ये जनरल इंटेलिजेंस है, जिसमें आप पढ़ लीजिएगा, इसके अनुसार क्या है नहीं है देख लीजिएगा। ये आप जिसको आप रीजनिंग बोलते हैं, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी रीजनिंग बोलते हैं, रीजनिंग का टॉपिक है, और ये है इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको टायर 1 कंप्लीट करने के लिए इतना जानकारी काफ़ी है, जिसको आप जान करके टायर 1 कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप टायर 1 क्लियर करेंगे, टायर 2, टायर 3 के बारे में आपको खुद ज्ञान हो जाएगा, या फिर हमसे जानना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम यहाँ से बता देंगे आपको। इस वीडियो में आपके सामने मैं इतना ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल रिजल्ट आने वाला है बोर्ड का, उम्मीद करता हूँ कि जिसको आपने वोट दिया है वही सिलेक्ट होके आएंगे और बिहार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। और खासकर छात्रों की जो स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, पढ़ते 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 बूढ़े हो रहे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, इस स्थिति को ठीक करेंगे और शिक्षा की व्यवस्था उसको भी ठीक करेंगे। हमारी यही उम्मीद है आने वाले सीएम से। ठीक है, और आप सभी की भी होगी। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सुझाव हमें बहुत ही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।